बारहमासा कविता के प्रथम भाग में हमने चैत्य, बैसाख, जेठ, आषाढ़ और सावन के महीनों की विशेषता और प्रकृति में हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन किया था। और हाँ बच्चों, एक बात मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने गृहपाठ भी किया। बहुत खूब। अब हम कविता बारहमासा के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। मैं कविता का गायन करती हूँ, आप भी कविता का गायन कीजिए। पता न चलता तारों का, जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। सावन के बाद भादों का आगमन होता है। भादों अर्थात अगस्त का महीना। भादों का महीना 23 अगस्त से शुरू होता है। भादों महीने की विशेषता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि आसमान में चारों ओर काले काले बादल छाए हैं। भादों के महीने में बारिश तो नहीं होती, लेकिन हर समय सिर्फ बादलों की काली घटा छाई रहती है। इस कारण तारे भी नज़र नहीं आते, चंद्रमा का भी कहीं पता नहीं चलता, सूर्य की किरणें भी धरती पर नहीं उतरती। अर्थात काले घनघोर बादल होने से चांद, तारे और सूर्य कहीं छिप जाते हैं। संपूर्ण आसमान बादलों से घिरा रहेगा तो सूर्य की किरणें कैसे धरती को स्पर्श करेंगी। भादों का ऐसा आतंक, ऐसा डर है कि प्रकृति के उदार तत्व भी हमें अपना दीदार नहीं कराते। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि भादों के डर से सूर्य, चंद्र, तारे हमें अपना चेहरा तक नहीं दिखाते हैं। कवि ने अति सुंदर भाव से भादो मास का यहाँ वर्णन किया है। आगे, भैया क्वार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। क्वार अर्थात सितंबर का महीना। क्वार का महीना 23 सितंबर से प्रारंभ होता है। कवि क्वार महीने की विशेषता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्वार में प्रकृति का वातावरण सामान्य हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वर्षा या बारिश नहीं होती। वर्षा या बारिश होने से नदी, तालाबों का पानी मटमैला और गंदा हो जाता है। लेकिन क्वार महीने में जल की धारा निर्मल और स्वच्छ होती है। प्रकृति बहुत सुखद अनुभव प्रदान करती है, जिससे कि चारों ओर मौसम हंसी खुशी का बंटवारा करता है। यहाँ पर भी कवि ने क्वार महीने की विशेषता का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। आगे, कार्तिक में जाड़ा आता, सात फटाके फुलझड़ियाँ, फबती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुलड़ियाँ। कार्तिक का महीना अर्थात अक्टूबर का महीना। कार्तिक का महीना 23 अक्टूबर से प्रारंभ होता है। कवि यहाँ कार्तिक मास की विशेषता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कार्तिक में ठंड और अधिक बढ़ जाती है। कार्तिक में शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। अच्छा विद्यार्थियों, अब मुझे ये बताइए, क्या कार्तिक में कौन सा त्यौहार आता है? बोलिए, दीपावली। हाँ, पटाखे और फुलझड़ियाँ सुनकर बात समझ में आ गई होगी आपको। दीपावली में बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि हर घर में पटाखे और मिठाइयाँ आने वाली होती है। लेकिन आज बच्चों, हालात या स्थिति बदल गई है। पटाखे पर्यावरण को दूषित करते हैं। लेकिन यहाँ कार्तिक मास का वर्णन हो रहा है। कार्तिक मास में दिवाली आने से बच्चे और सभी आपस में खुशियाँ बांटते हैं, खुशी मनाते हैं। यहाँ भी कवि ने कार्तिक मास का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आगे, अगहन नाच नचा देता, बर्फ सरी का है पानी, चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी। अगहन अर्थात नवंबर का महीना। अगहन 22 नवंबर से शुरू होता है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने शीत ऋतु के प्रकोप का अति सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं, अगहन का महीना सबको नाच नचाता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि ठंड के कारण बच्चे, बूढ़े सभी थर थर कांपते हैं। साथ में ही पानी बर्फ सरी का अर्थात बर्फ के समान ठंडा होता है। इतनी ठंड में ऊपर से माँ आकर कहती है, बच्चों उठो और स्नान करो। बच्चे ठंड के कारण नहाने से बचना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो माँ होती है, कहती है अब आपकी मनमानी
नहीं चलेंगी। यहाँ पर भी कवि ने अगहन महीने का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। बच्चों, आशा करती हूँ और विश्वास भी है आपको बारहमासा कविता का दूसरा भाग अवश्य समझ में आया है। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए और गृहपाठ लिखिए। अरे, आप तो पहले से ही कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं। बहुत खूब। प्रश्न पहला, अगहन नाच क्यों नचा देता है? क्योंकि पानी बर्फ सरीका ठंडा होता है। वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है? बोलिए, ये भी आपको लिखना है। बच्चों, बारहमासा कविता के दूसरे भाग का भावार्थ आपने ग्रहण किया और आपको समझ में भी आया, ऐसी आशा करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप गृहपाठ पूर्ण करते हैं। अच्छा विद्यार्थियों, कविता बारहमासा के शेष तीसरे भाग के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।